आप में से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी कई सारी चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीजें बताई नहीं जाती। तो आज के इस वीडियो के अंदर अगर आप एक बिगनर हो और आप बेसिक से स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में काम कैसे होता है, स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल करके आप रेगुलरली पैसे कैसे कमा सकते हो, लॉन्ग टर्म में वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हो, और एक एक चीज जो आप लोगों को बताई नहीं जाती, वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट्स कैसे काम करते हैं। देखो, सबसे पहले ना पहली चीज समझते हैं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि स्टॉक मार्केट आखिर है क्या। तो देखो, इट इज अ मार्केट प्लेस वेयर स्टॉक्स ऑफ कंपनीज आर एक्सचेंज्ड, बॉट एंड सोल्ड। सिंपल सी चीज ये, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप कंपनीज के शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स बाय और सेल कर सकते हो, ईटीएफ्स बाय और सेल कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट एक जगह है जहां पर स्टॉक से रिलेटेड और कमोडिटीज से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ट्रेड होते हैं। कोई उन्हें खरीदता है, कोई उन्हें बेचता है। अब अगली चीज समझते हैं। जो अगली चीज आती है वो ये है कि व्हाट इज अ शेयर। देखो, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ कंपनी दैट इज एक्सचेंज्ड इन रिटर्न ऑफ अ मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड अ शेयर। आप पूछोगे कि शेयर्स क्या होते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों को ना स्टार्टिंग में ये पता ही नहीं होता कि शेयर्स काम कैसे करते हैं और वो स्टॉक मार्केट में एंट्री ले लेते हैं। दैट इज द रीजन कि उनका पैसा नुकसान हो जाता है। तो शेयर होता ये है कि इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ कंपनी दैट इज एक्सचेंज इन रिटर्न ऑफ अ मॉनेटरी वैल्यू। आपके पास मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा आपने किसी को दे दिया है, दैट इज कॉल्ड अ शेयर। अब ये चीज काम कैसे करती है, आप इससे पैसा कैसे बनाओगे, ये सारी चीजें अभी समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि हाउ स्टॉक्स एंड स्टॉक मार्केट वर्क। इन दोनों चीजों की वर्किंग समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। वो एग्जाम्पल ये है, मान लो आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हो जिसका नाम है पप्पू मार्ट। ठीक है, अब ये नाम थोड़ा सा मैंने फनी लिया है। अब पप्पू मार्ट एक डिपार्टमेंटल स्टोर है और आपको अब एक टारगेट हिट करना है, जो कि है कि आप ना 10 डिपार्टमेंटल स्टोर्स खोलना चाहते हो और इस चीज के लिए आपको फंड्स चाहिए। अब अगर आपको 10 डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने हैं और अभी आप एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे हो, तो 10 डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने के लिए आपको एक्चुअली में किस चीज की जरूरत है? ज्यादा पैसे की जरूरत है, ताकि आप उस पैसे का इस्तेमाल करके नई जगह रेंट पे ले पाओ या आप खरीदो, फिर वहां पर आप माल डालो। तो इन सारी चीजों के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलर तरीके से जो कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आती है, वो स्टॉक मार्केट में इसलिए आती है ताकि वो लोग जनरल पब्लिक से पैसा ले पाए। अब क्या होगा कि हर कंपनी जिसको फंड चाहिए होता है एक्सपेंशन के लिए, वो फंड्स के लिए ही स्टॉक मार्केट में आती है। अब आप पूछोगे कि नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो जी रिलायंस ट्रेड करते हैं, हम तो डीमार्ट ट्रेड करते हैं, हम तो अडानी के स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, तो ये कंपनीज क्या पैसे के लिए स्टॉक मार्केट में आई है? द आंसर इज यस। कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में आती ही इसलिए ताकि वो जनरल पब्लिक से पैसा उठा पाए अपने एक्सपेंशन को करने के लिए। अब देखो ये काम कैसे करता है। आप एक चीज समझो, मान लो आप पप्पू मार्ट हो, आपको 10 स्टोर पे ले जाना है, आप अभी एक डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे थे और अब आपको फंड्स चाहिए एक्सपेंशन करने के लिए। आप क्या करोगे? आप आओगे फंड्स निकालने के तरीकों पे। अब कोई भी कंपनी जिसको फंड्स चाहिए, वो किस किस तरीके से फंड्स रेज कर सकती है, पैसा कैसे ला सकती है? पहला तरीका है कि या तो आप बैंक लोन ले लो। उसके लिए क्या होगा, आपको अपने एसेट्स मॉर्टगेज करने पड़ेंगे। मान लो आप पप्पू मार्ट चला रहे हो। अब पप्पू मार्ट में अगर मान लो आपकी वो जो दुकान है, वो दुकान आपकी अपनी है, मतलब आपने खरीद रखी है, तो आप बैंक के पास जाओगे, बैंक को बोलोगे कि भाई आप ये दुकान के कागजात रख लो, इसके बदले में मेरे को कुछ पैसे दे दो। अब वो जो पैसे हैं वो आपका बैंक लोन है जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करोगे। तो एक तरीका तो है आपके पास बैंक लोन, जिसके थ्रू आप पैसा रेज कर सकते हो। दूसरा तरीका है डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर्स बेसिकली नॉन कोलैटरलाइज्ड डेट है। मतलब कि जब आप बैंक से उधार लेते हो, बैंक से जब आप डेट लेते हो, तो बैंक में ना होता क्या है कि आपको गिरवी रखना पड़ता है कुछ, लेकिन डिबेंचर्स में आप जनरल पब्लिक या फिर बाकी लोग, इंस्टीट्यूशंस को अपने डिबेंचर्स सेल कर सकते हो। और ये भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि आपको इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा ये पैसा, लेकिन ये लेने के लिए पैसा आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। अगला तरीका है प्राइवेट इक्विटी। अब प्राइवेट इक्विटी क्या होता है कि आप वीसी फर्म के पास चले जाओ या एंजल इन्वेस्टर के पास चले जाओ। भाई ये मेरा किराना स्टोर है, आप कोई एंजल है, आप इसमें पैसा डाल दो ताकि मैं और 10 स्टोर्स खोल पाऊं, या फिर आप वीसी फर्म के पास चले जाओ। इस तरीके से ये चीज काम करती है। अब देखो, यहां पर आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। ये जो सारे तरीके हैं, ये तरीके हैं कंपनीज के लिए पैसा रेज करने के, लेकिन यहां पर क्या है, थोड़ी सी लिमिटेशन है। अनटिल अनलेस आप कोई स्टार्टअप हो, आपके पास यहां पर लिमिटेशन है। अगला तरीका जो है वो है स्टॉक मार्केट। लास्ट तरीका होता है स्टॉक मार्केट, जहां पर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस
मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक, इनको आप अपने शेयर्स बेच सकते हो और शेयर्स के बदले आपको पैसे मिल जाएंगे। जैसे कि जोमेटो का आईपीओ आया, तो जोमेटो ने किया क्या? जोमेटो ने इतने सालों तक जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं पहले उनसे पैसा लिया, उनसे पैसा ले लेकर इन्होंने कंपनी खड़ी कर दी और कंपनी की बना दी वैल्यूएशन। अब इन्होंने क्या किया, जब कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी खासी हो गई तो ये लोग प्राइवेट इक्विटी के जो शेयर्स थे और अपने जो शेयर्स थे वो लेकर आए स्टॉक मार्केट में, और इन्होंने कहा जी अब आईपीओ लेकर आएंगे तो जो जनरल पब्लिक है, जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, उनसे पैसा रेज करके कंपनी में लाएंगे। क्यों? ताकि कंपनी को और पैसा मिल पाए, कंपनी और बड़ी हो पाए। अब क्या होता है, जैसे ही आपने पप्पू मार्ट के डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने के लिए, 10 स्टोर्स बनाने के लिए, फंड्स के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर आईपीओ डाला, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हुआ ये कि ये करते ही आपके जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक के पास चले गए। अब प्रोसेस ऑफ स्टॉक्स गेटिंग सोल्ड टू पब्लिक में क्या होता है, सबसे पहले जब स्टॉक्स जाते हैं तो वो होते हैं आईपीओ के थ्रू, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि आप सबसे पहले जब स्टॉक मार्केट के अंदर अपने शेयर्स को बेचने जाओगे तो वो होते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के थ्रू। उसके बाद वो शेयर स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाता है और फिर जनरल पब्लिक उसको ट्रेड कर सकती है। तो जो पहली बार कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है वो आईपीओ लेकर आती है। अब आगे आप समझो, आपके पास 10 स्टोर्स हैं, ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो कि आप जब भी कभी स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हो तो आप कर क्या रहे हो, आपको फंडामेंटली वो चीज मालूम है। आपको 10 स्टोर्स खोलने हैं, 10 स्टोर्स की मार्केट, आपकी कंपनी की अभी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, ठीक है, पप्पू मार्ट की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, और आपको चाहिए फंडिंग। आप कितने की फंडिंग लेने जाते हो? आप कहते हो भाई मेरे को तो 30 लाख रुपीस की फंडिंग चाहिए। अब ये जो 30 लाख रुपए की फंडिंग है ना, ये इस तरीके से आपको मिलेगी जब आप स्टॉक मार्केट पे जाओगे। आपकी मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ की, आपको फंडिंग चाहिए 30 लाख रुपए की। अब होगा क्या, ये 3 चीजें समझो आप। पहली चीज होती है आपके शेयर्स की फेस वैल्यू, दूसरी चीज होती है आपके शेयर्स की बुक वैल्यू, और तीसरी चीज होती है आपके शेयर्स की मार्केट वैल्यू। अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं, ये सारी चीजें मैं अभी आपको समझाने वाला हूं आगे। लेकिन आप ये समझो, आपको 1 करोड़ रुपए आपकी कंपनी की वैल्यू है। आपकी कंपनी के अंदर आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 1 करोड़ रुपए, मतलब कि आपकी मार्केट वैल्यू है 1 सीआर, और आपकी कंपनी में जो शेयर्स हैं वो भी हैं 1 करोड़। आपको पैसा कितना चाहिए? 30 लैक्स। तो अब एक बात बताओ, अगर आपके पास टोटल 1 करोड़ शेयर्स हैं, मार्केट वैल्यू 1 करोड़ की है और आपको 30 लाख रुपए रेज करने हैं, तो आप आखिर कितने शेयर्स बेचोगे? 30 लाख रुपए रेज करने के लिए आप 30 लाख शेयर्स बेचोगे? तो ये यहां पर आ गए, ठीक है, शेयर्स सोल्ड टू जनरल पब्लिक 30 लाख शेयर्स। अब ये जो शेयर्स हैं, ये मान लो सोनू ने खरीदे, मोनू ने खरीदे, टीना ने खरीदे, मीना ने खरीदे, ये सब आपके शेयर बायर्स हैं। तो ये लोग क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो दीज पीपल विल बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ पप्पू मार्ट। और इनके पास मान लो फॉर सपोज सोनू ने आपसे 10 लाख के शेयर्स खरीदे, मोनू ने आपसे 10 लाख के शेयर्स खरीदे, टीना ने 5 के खरीदे, मीना ने 5 के खरीदे, तो टोटल हो गया 30 लाख रुपए। अब ये सब मिलाकर शेयर होल्डर्स बन चुके हैं। अब होगा क्या, आप एक चीज समझो, जैसे ही इन लोगों ने आपके शेयर्स परचेज करे, आपका जो कंपनी है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट हो गया। अब ये देख रहे हो आप, ये आपकी फंडिंग बकेट है। आपको 30 लाख रुपए चाहिए थे, मान लो यहाँ पे 15 लाख रुपए चाहिए, ये 15 लाख रुपए चाहिए। अब जैसे जैसे ये लोग शेयर्स खरीदेंगे, आपकी ये जो फंडिंग बकेट है ये फिल होती जाएगी। ये फंडिंग बकेट फिल होकर आपके फंड्स यहाँ पर बन जाएंगे और फिर आप इन फंड्स को यूज कर सकते हो। अब बात यह है कि जब भी आप ये पैसा रेज कर रहे हो, ये 30 लैक्स, आपको इन सब लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आखिर ये जो पैसा आप रेज कर रहे हो, ये पैसा रेज किस लिए कर रहे हो, मतलब कि आप इनसे जो पैसा ले रहे हो उस पैसे से आप करोगे क्या। तो अगर मान लो पप्पू मार्ट कहता है भाई मैं तो जी 10 स्टोर्स और खोलूंगा इसलिए मेरे को पैसा चाहिए, आप जितने भी लोग हो, टीना, मोनू, मीना, आप सब लोग मेरे को पैसा दे दो, मतलब जनरल पब्लिक की बात हो रही है। अब यहां पे क्या होगा कि अगर यहां पर पप्पू मार्ट उस पैसे का गलत इस्तेमाल करता है तो भी पप्पू मार्ट के जितने भी प्रमोटर्स हैं जो कि पप्पू मार्ट चला रहे हैं, यानी कि अगर आप चला रहे हो तो आप जेल भी जा सकते हो। तो बात यह, आपने जिस काम के लिए वो पैसा रेज किया है पब्लिक से, आपको उसी काम के लिए वो पैसा यूज करना है और आपको बताना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि जी मेरे को तो बस जरूरत है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को अपने भाई की शादी करनी है, मेरे को अपने यहाँ पे पैसे देने हैं इसलिए मैं आईपीओ लेके आ रहा हूँ। जब आप आईपीओ लेके आते हो, आप इन लोगों से जब पैसा रेज करोगे ना, आपको बताना है कि आपको बैंक का लोन उतारने के लिए पैसा चाहिए, आपको एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, आपको किस चीज के लिए पैसा चाहिए, और ये लोग डिसाइड करेंगे कि भाई हम आपको पैसा देना भी चाहते हैं या नहीं देना चाहते। इसी तरीके से किसी कंपनी का आईपीओ
हिट होता है या फिर फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि पब्लिक को तो पता ही होता है। पब्लिक को जब पता लगता है कि ये पैसा किस लिए लिया जा रहा है, तो वो उसी बेसिस पर पैसा डालते हैं उस कंपनी के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर फेस वैल्यू क्या होता है। मैंने आपको यहाँ पर 3 चीजें दिखाई, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। अब समझते हैं ये चीजें क्या होती हैं। फेस वैल्यू का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू असाइंड बाय द कंपनी इन द शेयर सर्टिफिकेट। मतलब कि सबसे पहले जब कंपनी के शेयर्स बनते हैं ना, तो कंपनी के जितने भी शेयर्स होते हैं उसके अगेंस्ट शेयर सर्टिफिकेट बनता है, जो कि रजिस्टर होता है सेबी के पास। अब क्या होता है कि जब आप इसको रजिस्टर करवाओगे, मतलब कि सेबी को पता होता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के इतने फेस वैल्यू शेयर्स हैं और शेयर्स की ये फेस वैल्यू है, ये सारा डेटा सेबी के पास कलेक्ट होता है इन टोटल। मतलब कि ये पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट होता है आपके पास, सीडीएसएल के अंदर ये सारा डेटा जाता है। अब फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू बेसिकली आपकी वो वैल्यू होती है जो आपके शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। तो पुराने टाइम पे अगर आप देखोगे, अभी तो देखो अभी क्या आ गया ना, अभी डीमैट अकाउंट आ गया है। पहले ना डीमैट अकाउंट नहीं होता था। पहले क्या होता था कि पहले लोगों के पास ना फिजिकल शेयर्स होते थे। जैसे मान लो ये पेपर पे लिखा हुआ मेरे पास है ना, ऐसे ये ऐसे ऐसे ये पेपर, ये पूरा पेपर होता था और इस पेपर को कहते थे शेयर सर्टिफिकेट। अब आपके पास जितने शेयर सर्टिफिकेट होते थे, मतलब कि आपके पास उतने शेयर्स हैं। कभी कभी क्या होता था कि अगर मान लो किसी को ज़्यादा शेयर्स चाहिए, तो वो ज़्यादा शेयर्स का एक शेयर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। मान लो उसको 100 शेयर्स चाहिए, लेकिन वो कहता है मेरे को सिर्फ 10 शेयर सर्टिफिकेट ही रखने हैं, तो वो एक शेयर सर्टिफिकेट पे 10 शेयर्स उठवा सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू बदल जाएगी। तो बेसिकली आपके जो शेयर सर्टिफिकेट पे स्टार्टिंग में वैल्यू डलती है, उसको कहते हैं फेस वैल्यू। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये जो है ना, ये जो शेयर है ये रिलायंस का है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, सॉरी मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये रिलायंस का है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। अब यहाँ पे आप देखो, ये है फेस वैल्यू, यानी कि रिलायंस का जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज, और ये है बुक वैल्यू पर शेयर, जो कि लिखा हुआ है 605.55। अब इन चीजों में फर्क क्या है आखिर, और आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, अभी आपको सारी चीजें पता लगने वाली है। देखो, फेस वैल्यू होती है 10, और फेस वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ये है नॉमिनल वैल्यू असाइंड बाय द कंपनी इन द शेयर सर्टिफिकेट। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, अभी आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये चार्ट आप ध्यान से देखो, आपको कुछ समझ में आएगा। ये देख रहे हो, ये मार्किंग्स करी हुई है, ये डी की मार्किंग है, ये बी की मार्किंग है। अब इनका मतलब पता है क्या है? ये जो डी है ना, ये डी का मतलब है कि यहाँ पे ना कंपनी ने डिविडेंड दिया है, डिविडेंड अनाउंस किया है अपने सारे शेयर होल्डर्स को। और ये जो बी है, इस बी का मतलब है यहां पर कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया है। अब बोनस शेयर इशू करने पर आपको ये फेस वैल्यू और बुक वैल्यू पर शेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आएगा। देखो क्या होता है, कभी कोई कंपनी बोलती है कि वी आर अनाउंसिंग 100% डिविडेंड। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि ये कैसे ऑपरेट करता है। कभी कभी कंपनीज बोलती है जी हम ना 100% का डिविडेंड अनाउंस करते हैं। क्या एक कंपनी 100% का डिविडेंड दे सकती है? अब कोई बोलेगा ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। तो ये जो 100% अनाउंसमेंट होती है ना, ये 100% होती है ऑन द फेस वैल्यू। तो अगर मान लो शेयर प्राइस अभी 1200 पे चल रहा है, तो आपको 1200 रुपये नहीं मिलेंगे, आपको फेस वैल्यू पे 100% का मतलब है कि आपको 10 रुपीज मिलेंगे। अगर मान लो इसमें होता 50% ऑफ फेस वैल्यू, यानी कि आपको 5 रुपीज मिलेंगे पर शेयर। तो मान लो आपके पास 100 शेयर्स हैं और आपको 50% का फेस वैल्यू पे डिविडेंड अनाउंस हुआ है, तो आपको 5 इंटू 100 यानी कि आपको 500 रुपए आ जाएंगे। इस तरीके से ये चीज काम करती है। यही रीजन होता है कि फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है। और आपका ये जानना इंपॉर्टेंट होता है कि जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है, तो वो डिविडेंड जब अनाउंस कर रही है तो वो किस पे अनाउंस कर रही है, मतलब कि फेस वैल्यू पे अनाउंस कर रही है या फिर वो बाकी चीजों पे अनाउंस कर रही है। और एक और चीज, अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड बेसिकली होता है कि कंपनी ने कुछ प्रॉफिट्स कमाए और कंपनी उसमें से प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना चाहती है। अब आप एक चीज समझो, ये जो बोनस है ना, इस बोनस का क्या काम आता है मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे कि अगर मान लो अभी फॉर सपोज आपके पास 100 शेयर्स हैं, ठीक है, कंपनी ने कहा, कंपनी बोनस शेयर्स अनाउंस कर रही है और बोनस शेयर्स अनाउंस कर रही है 1:2, मतलब कि जिसके पास एक शेयर है उसको, सॉरी, बोनस अनाउंस कर रही है 2:1। इसका मतलब है आपको हर 2 शेयर पे एक शेयर बोनस मिल जाएगा। तो अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको
100 शेयर्स पर कितने का बोनस मिलेगा? आपको मिलेगा 50 शेयर्स का बोनस, क्योंकि हर 2 शेयर्स पर आपको 1 शेयर का बोनस मिल रहा है। मतलब इसका सिंपल सा मतलब आपके पास कितने शेयर्स हैं उसको आप डिवाइड कर दो 2 से और इसको कर दो इनटू 1, ये आ गया 50 शेयर्स। तो अगर आपके पास अभी 100 शेयर्स हैं तो आपको 150 शेयर्स मिल जाएंगे कंपनी के, जब कंपनी ये बोनस अनाउंस करेगी 2:1 का। अब कोई पूछेगा कि ऐसे तो मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, मतलब अगर मैंने 1 लाख रुपए लगा रखे होंगे तो मेरे तो पैसे बढ़ जाएंगे। नहीं, ये चीज ऐसे काम नहीं करती। आप ये चीज समझो, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए के शेयर्स हैं, ठीक है, और 1 लाख रुपए के आपके पास 100 शेयर्स हैं। अब कंपनी ने कहा आपको 2:1 का बोनस अनाउंस हो रहा है, यानी कि आपको 150 शेयर्स अब आपके हो जाएंगे, आपको 100 शेयर्स पर 50 शेयर्स का बोनस मिल जाएगा। अब होगा क्या कि मान लो अगर कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अभी 1000 रुपए का है, तो कंपनी इसको डिवाइड कर देगी 2 में, अगर वो 2:1 का बोनस दे रही है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए के शेयर्स हैं और आपके पास 1000 शेयर्स हैं, तो यहां पे अगर मैं काट दूं तो आपके पास टोटल 100 शेयर्स हैं, करेक्ट। अब आपके पास 150 शेयर्स हो जाएंगे। तो होगा ये कि आपके पास जो ये बोनस वाला सारा अभी हटाएंगे, इसको, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब जरा समझते हैं, अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि बुक वैल्यू क्या होता है, जो मैंने आपको यहां पर बताया था, बुक वैल्यू इक्वल्स 1। देखो, बुक वैल्यू का मतलब है व्हाट शेयर होल्डर्स विल गेट इफ द कंपनी इज लिक्विडेटेड, यानी कि एसेट्स सोल्ड एंड लायबिलिटीज पेड ऑफ। इसका मतलब क्या है? मान लो फॉर सपोज कंपनी का काफी खराब टाइम चल रहा है, कंपनी लॉसेस में जा रही है और नहीं पैसा कमा पा रही। अब क्या होता है कि कंपनी ने डिसाइड किया मैंने स्टॉक मार्केट से भी पैसा उठाया था, अब मेरे को अपनी पूरी कंपनी लिक्विडेट करनी है। अब जिन लोगों ने आपसे स्टॉक्स लिए थे वो भी तो कंपनी के ओनर्स ही हुए ना, तो अब इनको मिलेगा क्या? आप ये भी चीज समझो। मान लो फॉर सपोज आप कोई कंपनी है, आपके पास उस कंपनी का 5% स्टेक है, सॉरी, आपके पास उस कंपनी का 5% स्टेक है। अब अगर वो कंपनी कल को लिक्विडेट होगी, बंद होगी, कुछ भी हो रहा होगा, तो क्या आपके सारे पैसे डूब जाएंगे? आपको कुछ भी नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं होता। होता ये है, बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे। बुक वैल्यू का मतलब है कि शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, मतलब कि अगर कंपनी बंद होती है उसके सारे एसेट्स बेचे जाएंगे और लायबिलिटीज पेड ऑफ होगी। अगर कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का मान लो सब कुछ अब बंद होने वाली है, वो कंपनी ही शट डाउन हो रही है, तो पहले क्या होगा, उस कंपनी में जितने भी एसेट्स हैं, मान लो लैंड है, मशीनरी है, कोई भी चीज़ है, इन सबको बेचा जाएगा। इन सबको बेचने के बाद उस कंपनी की जितनी भी लायबिलिटीज है, मान लो बैंक लोन है, डिबेंचर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब पे ऑफ होगी। ये सब कुछ होने के बाद हर एक शेयर होल्डर के हाथ में आखिर कितना पैसा बनेगा पर शेयर, मतलब कि अगर एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है तो उसकी बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, मतलब कि अगर आपके पास 100 रुपए का शेयर है तो आपको जब कंपनी अगर बंद होगी, लिक्विडेट होगी, तो आपको कितने पैसे आएंगे, 100 रुपए के शेयर पे आपको कितने पैसे आएंगे, इसको कहते हैं बुक वैल्यू पर शेयर, BVPS। अब देखो आप ये कैसे कैलकुलेट होती है, इसका एक फॉर्मूला है। बुक वैल्यू निकालने का तरीका है, ये बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू पर शेयर नहीं है। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। कितने एसेट्स हैं कंपनी के पास, उसमें से जितनी लायबिलिटीज है वो माइनस कर दो, डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ शेयर से, आपकी बुक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो कैसे निकलती है, तो वो ऐसे निकलती है कि टोटल इक्विटी माइनस प्रेफर्ड इक्विटी एंड टोटल लायबिलिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। जो टोटल इक्विटी है बैलेंस शीट के अंदर, उसमें से प्रेफर्ड इक्विटी हटा दो, सारी लायबिलिटीज हटा दो और उसको डिवाइड कर दो आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। यानी कि एक शेयर होल्डर को आखिर क्या पैसा मिलेगा अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो। अब आगे चलते हैं। आप पूछोगे कि वाई बुक वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। कोई आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा ना कि यार हम फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं, हमें तो बताओ पैसा कैसे बनता है स्टॉक मार्केट से, ये सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने जाओगे ना और आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, आप गलत कंपनी चूज कर सकते हो, गलत तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और आपके सारे लॉसेस हो सकते हैं। तो आप समझो ये चीज़।
बुक वैल्यू इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको करेक्ट पोजीशन बनाती है किसी भी कंपनी का। मतलब कि जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करने जाओगे ना, अगर आपको बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप कभी भी ये पता नहीं लगा पाओगे कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। मतलब कि इस कंपनी के लिए जो इस कंपनी की वैल्यू है, मेरे से उससे ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं या मेरे से उससे कम पैसे मांगे जा रहे हैं, यानी कि ये कंपनी की करेक्ट पोजीशन क्या है, ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। आपको याद है जब जोमैटो का आईपीओ आ रहा था तो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जो इंडिया के वॉरेन बफे हैं, उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि जोमैटो का जो स्टॉक है ना, जितने पे ये लिस्ट हुआ है, ये ओवर वैल्यूड है। अब आप एक बात बताओ, उन्होंने कैसे बोल दिया ये ओवर वैल्यूड है? उन्होंने ये बोला ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू पर शेयर। जब उन्होंने बुक वैल्यू निकाली तो उसमें ये आता है कि ये जो कंपनी वैल्यूएशन मांग रही है, ये वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। अभी जो करंट वैल्यूएशन चल रही है मार्केट में कंपनी की, वो ज्यादा है। तो कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये आप पता लगा पाओगे जब आपको बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता होगा। अब आप एक चीज समझो, बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको काम कैसे आएगा, अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कैसे कंपनीज ढूंढी जाती हैं। अगला कॉन्सेप्ट तब तक समझते हैं कि मार्केट वैल्यू क्या होती है। देखो, मार्केट वैल्यू है एट अ प्राइस ऑन विच द स्टॉक इज ट्रेडेड एट द एक्सचेंज। फेस वैल्यू अलग होती है, बुक वैल्यू अलग होती है, मार्केट वैल्यू अलग होती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें सारे सेम लिए थे, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये मैंने रिलायंस, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, फेस वैल्यू इसकी 10 है, बुक वैल्यू इसकी 605 है और मार्केट वैल्यू इसकी 1200 कुछ है। ये उस दिन का है जिस दिन मैंने ये निकाला हुआ था। अभी हो सकता है कि करंट में कुछ और चल रहा हो, लेकिन आप एक चीज समझो। अब देखो, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट वैल्यू दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे। अब ये देखो, ये मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस। ये डी मार्ट है, ये डी मार्ट का मार्केट प्राइस है। इसकी फेस वैल्यू अलग होगी, इसकी बुक वैल्यू अलग होगी, और उसी के बेसिस पे आप पता लगाओगे। अब आगे चलते हैं। देखो, वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल समझो आप। वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, ट्राई टू लुक फॉर कंपनीज विद पीबी रेशियो ऑफ 1 और लेस। पीबी का मतलब है प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये रेशियो निकालो आप। इससे क्या पता लगेगा आपको कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इसीलिए बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप किसी कंपनी का, फॉर सपोज आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आप कहते हो यार जी मैं रिलायंस में पैसा डालूंगा, ठीक है। अब रिलायंस इस वक्त पे अंडर वैल्यूड चल रहा है, ओवर वैल्यूड चल रहा है, मतलब कि जितने वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, उसकी एक्चुअल वैल्यू से क्या कंपनी महंगी मिल रही है मुझे, या कंपनी मुझे सस्ती मिल रही है या ठीक मिल रही है, वो पता लगाने के लिए आपका जो पीबी रेशियो है ना, वो या तो 1 होना चाहिए या 1 से कम होना चाहिए, या मैक्सिमम 3 के आसपास पे होनी चाहिए। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग ढूंढ रहे हो तो जितने भी वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं ना, वो देखते हैं कि कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 3 से नीचे है तो ठीक है, मतलब कि अगर 3 से कम है तो ठीक है, अगर 1 या 1 से कम है तो बहुत अच्छा है, तो हमें एक बहुत ही सही कंपनी मिल रही है जिसकी वैल्यू ज्यादा है या अच्छी वैल्यू है और हमें उसका प्राइस भी ठीक मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है, जब पीबी रेशियो बहुत ज्यादा होता है, तो ज्यादा पीबी रेशियो का मतलब ये है कि उसका प्राइस उसकी बुक वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। मतलब कि अगर मान लो ये 10 है तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है उससे 10 टाइम्स ज्यादा है उसका अभी का मार्केट प्राइस। तो मतलब कि जो रियल वैल्यू है आपको उससे 10 गुना ज्यादा महंगा देना पड़ रहा है पैसा। इसको ऐसे समझो, मान लो इस आईफोन की जो एक्चुअल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू नहीं कह रहा हूं, एक्चुअल वैल्यू है, वो मान लो फॉर सपोज है 10,000 रुपए, ठीक है। अब इसकी जो करंट मार्केट में वैल्यू चल रही है, वो करंट मार्केट वैल्यू चल रही है 1 लाख रुपए। तो मैं एक्चुअली में कितना पैसा ज्यादा दे रहा हूं इसके लिए, मैं 9 टाइम ज्यादा पैसा दे रहा हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 10,000 की है, लेकिन मैं 10,000 की चीज के 1 लाख रुपए दे रहा हूं, तो मैं 9 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव इसको खरीद रहा हूं। सेम स्टॉक्स में भी होता है, जो चीज नॉर्मल कमोडिटीज में होती है सेम चीज स्टॉक्स में होती है। तो आपको पता लगाना है कि आप महंगा खरीद रहे हो या सस्ता खरीद रहे हो। वो कैसे पता लगाओगे? ऐसे पता लगाओगे। अब आगे चलते हैं, अगली चीज पर आते हैं, वो है पीबी रेशियो निकलेगा कैसे। सिंपल सी बात है, प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर आप निकाल लो। प्राइस है, प्राइस में प्राइस को डिवाइड कर दो बुक वैल्यू पर शेयर से, ये आपका पीबी रेशियो का फॉर्मूला है। ये मैंने यहां पे लिख रखा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब विच कंपनी इज ओवर वैल्यूड एंड विच कंपनी इज अंडर वैल्यूड, ये आप पता ही तब लगा पाओगे जब आपको पीबी रेशियो समझ में आता होगा। तो इसीलिए प्राइस इंपॉर्टेंट होता है, बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है।
अब समझते हैं, हमने स्टार्टिंग में डिविडेंड्स की बात करी थी। यहाँ पर ये अगर आप देखोगे, यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किए। अब ये जो डिविडेंड है ये काम कैसे करता है आगे समझते हैं। देखो डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एज अ रिवॉर्ड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, वो कहता है यार तू ना मेरी कंपनी के स्टॉक्स ले ले, आगे चल के मेरी कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी, मैं अभी 10 लाख रुपए का प्रॉफिट करता हूँ। आपने कहा ठीक है, ऐसा करता हूँ, मैं तेरी कंपनी में मैं 5 लाख रुपए डालता हूँ, तू मुझे अपनी कंपनी का 5% दे दे। उसने बोला ठीक है ले ले। अब क्या हुआ कि उसका प्रॉफिट 10 लाख रुपए से बढ़कर 1 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। अब क्या होगा कि आपका दोस्त ये बोलता है कि यार मैं पहले 10 लाख रुपए करता था, तूने मेरी मदद करी, तूने मुझे 5 लाख रुपए दिए, मैंने उस 5 लाख रुपए को बिजनेस में इन्वेस्ट किया और अब मेरा बिजनेस और ज्यादा बड़ा हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि अब जब मैं 1 करोड़ रुपए कमाने लग गया हूं महीने के, तो मैं इसमें से कुछ पैसा तेरे साथ भी शेयर करूं। आप बोलोगे यार ये तो बहुत अच्छी बात है यार, मतलब मैंने इन्वेस्ट किया था एक टाइम पे, अब तू मेरे को देना चाहता है, बढ़िया। तो ये गिफ्ट की तरह है, ये रिवॉर्ड है एक तरीके से। तभी यहाँ पे लिखा है कि इट इज अ रिवॉर्ड गिवन टू द शेयर होल्डर्स। तो उसने कहा कि यार देख, तूने 5 लाख रुपए डाले थे, तू ऐसा कर, ये ले 50,000 रुपए, ये मेरी तरफ से रिवॉर्ड है। अब मेरी कंपनी 1 करोड़ रुपए करने लग गई है महीने की, अब इसमें से मैं थोड़ा पैसा री इन्वेस्ट भी करूंगा और कुछ पैसा ना मैं जिन जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा किया था उस टाइम पे जब मेरे को पैसे की जरूरत थी, तो उनको मैं रिवॉर्ड दे रहा हूं। तो मेरे को 50,000 रुपए और आ गए। अब ये जो 50,000 रुपए का मेरे को रिवॉर्ड मिला है, गिफ्ट मिला है, ये मेरे लिए डिविडेंड है। तो काफी सारी कंपनीज है जो डिविडेंड देती है और काफी सारी कंपनीज है जो डिविडेंड नहीं देती है। अब आप पूछोगे कि क्या ऐसा जरूरी है कि डिविडेंड देना ही देना है? नहीं, कोई भी कंपनी डिसाइड कर सकती है कि वो डिविडेंड देना चाहती है या नहीं देना चाहती। जैसे गूगल है, गूगल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती। गूगल क्या करती है कि गूगल डिविडेंड देने की बजाय जो प्रॉफिट्स हैं उनको कंपनी की ग्रोथ में री इन्वेस्ट करती है। तो वो अपने शेयर होल्डर्स को कहती है कि देखो मैं आपको रिवॉर्ड नहीं दे रही हूँ, लेकिन जो पैसा है उस पैसे को मैं लगा रही हूँ ताकि कंपनी और अच्छा परफॉर्म करे। कंपनी और अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपने जो स्टॉक खरीदा था, आपके स्टॉक की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लोग बोलते हैं ठीक है, तो कंपनी डिसाइड करती है। अब रिलायंस डिविडेंड देती है, कोल इंडिया डिविडेंड देती है, कुछ कंपनीज है जो बिल्कुल डिविडेंड नहीं देती। तो ये कंपनी की इच्छा होती है। इट इज ऑलवेज, देखो, पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द विलिंगनेस ऑफ द कंपनी। मतलब कि आपका जो दोस्त है जिसको आपने पैसे दिए थे, अब उसकी इच्छा है, अगर उसकी इच्छा है तो वो आपको दे देगा रिवॉर्ड, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वो नहीं देगा। उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट चीज समझो आप, डिविडेंड जो है कैन बी अनाउंस्ड ऑन फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और पर शेयर बेसिस। दैट इज द रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फेस वैल्यू समझना, मार्केट वैल्यू समझना और बुक वैल्यू समझना। क्योंकि जब किसी कंपनी का डिविडेंड अनाउंस होता है ना, तो आपको पढ़ना पड़ता है कि ये डिविडेंड किस पे अनाउंस हुआ है, ये फेस वैल्यू पे अनाउंस हुआ है, मार्केट वैल्यू पे अनाउंस हुआ है या पर शेयर पे अनाउंस हुआ है। मतलब कि अगर फेस वैल्यू पे अनाउंस हुआ है और कंपनी कहती है हम 100% डिविडेंड दे रहे हैं, तो फेस वैल्यू अगर 10 की है तो आपको पूरा 10 रुपए मिलेगा पर शेयर। ठीक है, अगर कंपनी ने पर शेयर अनाउंस किया तो मान लो आपके पास 100 शेयर है और पर शेयर कंपनी ने 8 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया, तो आपको 800 रुपए का पैसा आ जाएगा डिविडेंड में। अब क्या है, मार्केट वैल्यू समझो आप। मान लो मार्केट वैल्यू है 1200 रुपए किसी शेयर की, या फिर सॉरी 1000 रुपए ले लेते हैं। मार्केट वैल्यू है 1000 रुपए किसी शेयर की। कंपनी कहती है कि हम 10% डिविडेंड देंगे मार्केट वैल्यू पे, तो यानी कि 100 रुपए का डिविडेंड देंगे हम पर शेयर। आपके पास मान लो 100 शेयर हैं, तो आप 100 इंटू 100 कर लो, आपको 10,000 रुपए आ जाएंगे। तो ये वाली बात है। आप इसी तरीके से ये काम करता है, कंपनी डिसाइड करती है और वो अनाउंस करके बताती है कि वो किस पे दे रही है, फेस वैल्यू पे दे रही है, मार्केट वैल्यू पे दे रही है या पर शेयर पे दे रही है। अब आगे चलो, अगला जो टर्म आपको समझना है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? आपने सुना होगा जब जोमेटो का आईपीओ आया, बाकी कंपनीज का आईपीओ आया, पेटीएम का आईपीओ आया कि जी कंपनी तो 5 लाख करोड़ की है, 2 लाख करोड़ की है, रिलायंस 16 लाख करोड़ की है। ये 16 लाख करोड़ रुपए क्या है? ये 16 लाख करोड़ रुपए बैंक में है? नहीं, ये 16 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है और इस मार्केट वैल्यू को कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप ऑफ द कंपनी। मार्केट कैप कैसे निकलता है? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द कंपनी। मान लो कंपनी के पास 1 करोड़ स्टॉक्स हैं, 1 करोड़ स्टॉक्स की फॉर सपोज 1 करोड़ स्टॉक्स हैं, एक स्टॉक की कीमत है 1000 रुपए, तो कंपनी की जो मार्केट वैल्यू हो गई वो हो गई 1000 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ स्टॉक्स है और एक स्टॉक की वैल्यू है 1000 रुपए। तो टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द कंपनी से बनता है कंपनी का मार्केट कैप। तभी आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि अरे अडानी का मार्केट कैप इतना नीचे आ गया, 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपए का नीचे आ गया है, मार्केट कैप वाइप आउट हो गया है, टीसीएस का मार्केट कैप वाइप आउट हो गया है, रिलायंस का 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाइप आउट हो गया है। तो
जिस तरीके से न्यूज़ में एग्जैजरेट करते हैं ना, नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आता। न्यूज़ में बताते हैं कि रिलायंस में अभी शेयर होल्डर्स ने खोए 3 लाख करोड़ रुपए, तो उनकी जेब से 3 लाख करोड़ रुपए नहीं गया है। आप समझो, जो रिलायंस का मार्केट वैल्यू था, वो मार्केट वैल्यू में क्या हुआ है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो कम हो गया है, तो स्टॉक का प्राइस नीचे आया है, तो जो टोटल कंपनी की मार्केट वैल्यू थी वो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि जो टोटल मार्केट में वैल्यू चल रही है स्टॉक की और टोटल जितने शेयर्स है कंपनी के, उसको मल्टीप्लाई करने से मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाता है। अब आपको समझ में आ रहा है? अब मार्केट कैप का जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो ये है, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट स्टॉक प्राइस। सीधी बात है, जो भी आपका करंट स्टॉक प्राइस है, करंट प्राइस है, उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल शेयर से, मार्केट कैप निकल के आ जाएगा। सीधी सी बात है। अब आगे चलते हैं। देखो, टोटल नंबर ऑफ कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट, कितनी कंपनीज हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। तो बीएसई की अगर आप लिस्टिंग देखोगे अराउंड 5600 कंपनीज है, और एनएसई की लिस्टिंग देखोगे जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उस पर अराउंड 2600 कंपनीज है। तो मोटा मोटा अगर आप टोटल लेके चलो, क्योंकि कुछ कंपनीज एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्टेड है, तो अगर आप मोटा मोटा लेकर चलो 5,500-6,000 के आसपास, टोटल 6,000 का एस्टिमेट लेके चलो आप, क्योंकि आती जाती रहती हैं, 6,000 कंपनीज हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है? लोग बोलते हैं, जैसे आपको न्यूज़ में सुनने को मिलेगा, आज मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया, आज मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ गया। तो मार्केट गिरा है या चढ़ा है, ये क्या हुआ है, ये कैसे पता लगेगा? मतलब कि आप मार्केट की परफॉर्मेंस कैसे निकालोगे? तो मार्केट की परफॉर्मेंस निकालने का तरीका होता है, वो होता है ये, आप इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखो, लुक एट द इंडेक्स परफॉर्मेंस। तो एक इंडेक्स है सेंसेक्स, जिसके अंदर हमारी कंट्री की टॉप 30 कंपनीज आती हैं। फिर अगला है निफ्टी 50, जिसमें टॉप 50 कंपनीज आती हैं। फिर अगला है बैंक निफ्टी, जिसमें 12 बैंक्स आते हैं हमारे देश के सबसे बड़े। और अगला है निफ्टी मिड कैप, जिसमें टॉप 100 मिड कैप कंपनीज आती है। तो टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स देख लो, टॉप 50 कंपनीज का देख लो, टॉप 12 बैंक्स का देख लो, और टॉप 100 मिड कैप कंपनीज का देख लो। ये इंडेक्स अगर पॉजिटिव में चल रहे हैं सारे के सारे, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब कि मार्केट अभी बुल रन में है। अगर ये इंडेक्स नीचे जा रखे हैं, इसका मतलब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, मतलब कि मार्केट बियरिश हो रखा है। और अगर कुछ इंडेक्स ऊपर हैं, कुछ इंडेक्स नीचे हैं, तो हो सकता है कि मार्केट अभी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर है, मतलब कि रेंज बाउंड है। ना तो मार्केट के अंदर बुल रन चल रहा है, ना मार्केट के अंदर बियर रन चल रहा है, मार्केट अभी रेंज में फंसी हुई है। तो ये भी आपको पता लग जाएगा अगर आप इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखते हो तो। अब आप समझो, पैसा कैसे कमा सकते हो आप स्टॉक मार्केट से, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बनता है। अब देखो, आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप पैसा इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट कर सकते हो आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, ईटीएफ्स में, कमोडिटीज में, जिस भी चीज में आप करना चाहो, ये तरीका है। दूसरा तरीका है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में क्या क्या होता है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं, स्विंग ट्रेड होता है, इंट्राडे होता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है? ये एक अपने आप में काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हो समझना कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, तो नीचे कमेंट कर देना, हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है, फॉर सपोज मैंने आज एक स्टॉक खरीदा, वो मैंने 1200 पे खरीदा, मैंने वेट किया एक हफ्ता और ये स्टॉक हो गया 1300 का, मैंने इस स्टॉक को सेल कर दिया। इसको कहते हैं स्विंग ट्रेड। यानी कि कुछ टाइम के लिए मैंने अपनी पोजीशन बनाई किसी स्टॉक में, किसी म्यूचुअल फंड में या किसी ईटीएफ में, और कुछ टाइम के बाद मैंने उसको बेच दिया। इसको कहते हैं स्विंग ट्रेड लेना। और लास्ट है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब मैंने आज एक स्टॉक खरीदा 100 रुपए का, और आज ही मैंने इसको 105 रुपए का बेच दिया। या फिर आज मैंने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा, मेरे को इसमें नुकसान हो गया, मैंने आज ही इसको 90 का बेच दिया। यानी कि 9:15 पर मार्केट शुरू होता है, 3:30 पर बंद होता है। मैंने मान लो 10 बजे कोई स्टॉक खरीदा एक्स, और मैंने इसको 2 बजे मार्केट बंद होने से पहले बेच दिया x-5 की वैल्यू पर, और मैंने अपना लॉस बुक कर लिया। इसको कहते हैं इंट्राडे। आपको ये समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट एनालिसिस। देखो, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए ना आपको कुछ एनालिसिस आने चाहिए। अलग अलग तरीके के एनालिसिस आपको करने पड़ते हैं। उसके बेसिस पर ही आप स्टॉक मार्केट में या तो पैसा इन्वेस्ट करोगे, या स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर निकालोगे, या फिर आप ट्रेड करोगे। चाहे आपको ट्रेड करके पैसा कमाना है, चाहे आपको इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना है, पैसा आप तभी कमा पाओगे जब आपको एनालिसिस करने आते होंगे। तो उसमें सबसे पहला तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या आता है? आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़ने आने चाहिए, न्यूज में क्या चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, अभी ट्रम्प सार आ गए हैं तो उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए काफी सारे, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और लास्ट है कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है।
तो देखो, अगर आपको किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आपको उसके फाइनेंशियल्स पढ़ने आने चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है पूरी मार्केट में ये आना चाहिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी में मैनेजमेंट में क्या क्या चल रहा है, और यहाँ तक कि इस वक्त कंपनी को लेकर न्यूज़ क्या चल रही है, ये सब कुछ। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हो, नीचे कमेंट में जरूर से लिख देना फंडामेंटल एनालिसिस। हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें डिटेल में हम कवर करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो वो कैसे किया जाता है किसी भी कंपनी का। और अगला आता है टेक्निकल एनालिसिस। इसके अंदर आपको चार्ट पैटर्न्स रीड करने होते हैं, ट्रेंड्स एनालाइज करने होते हैं, वॉल्यूम क्या चल रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स है। तो अगर आप ट्रेड करते हो तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहता हूं अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो आपको एक हमेशा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस का और टेक्निकल एनालिसिस का। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता लग रहा है कि फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है और इस वक्त आप टेक्निकल एनालिसिस भी उस कंपनी पे कंडक्ट करके ये पता लगा पा रहे हो कि कंपनी में अभी एक अप ट्रेंड आ रखा है, कंपनी में वॉल्यूम आ रखा है, मतलब कि इसका जो ट्रेड वॉल्यूम है वो अच्छा है, ट्रेड रेगुलरली हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी में थोड़े से वॉलेटाइल मूवमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है, मतलब कि कंपनी का स्टॉक अभी इस वक्त पे लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, स्टैग्नेंट नहीं है। दूसरा, आपको ट्रेंड अगर एनालाइज करना आता है तो आपको दिख जाएगा कि कंपनी इस वक्त किस ट्रेंड में है। तो अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और कंपनी इस वक्त पॉजिटिव ट्रेंड में है, मतलब ऊपर जाने के ट्रेंड में है, तो ये आपके लिए एक अच्छा सिग्नल है कि आप उस पर्टिकुलर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमेशा इन दोनों चीजों का एक कॉम्बो आपको यूज करना होता है और इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स, ट्रेंड्स, वॉल्यूम, कैंडलस्टिक्स, हर एक चीज आनी चाहिए अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो तो। बाकी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो कमेंट में टेक्निकल एनालिसिस लिख देना, हम इसके ऊपर भी आपके लिए डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे कि आप किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करके मार्केट से पैसा बना सकते हो। तो अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना, हम आपके डाउट्स आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि जितने सिंपल मैनर में, जितनी इजी तरीके से मैं आपको समझा सकूं, सिखा सकूं, पढ़ा सकूं, उतने सिंपल तरीके से हम आपको सिखा दें। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है और बहुत ही इजी और सिंपल चीज भी है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से समझते हो। अगर कॉम्प्लेक्स तरीके से समझोगे तो कॉम्प्लेक्स लगेगा, इजी तरीके से समझोगे तो इजी लगेगा। बाकी अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस कभी भी आपसे मिस ना हो।